जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। आप सभी देखने वाले हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन, आप सभी का अभिनंदन। जब हम इतिहास की पुस्तकें पढ़ते हैं ना, इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, बड़ी अलग अलग बड़ी रोचक बातें ध्यान में आती हैं। कुछ लोगों के बारे में तो ऐसा भी ध्यान में आता है कि उन्होंने लुटेरे की तरीके से लूटने के लिए वो विख्यात थे। कभी पुर्तगाल को, कभी डच को, कभी यूरोपियन मर्चेंट्स को, जो आते थे व्यापारी लोग, उन्हें लूटते थे, उन्हें बंधक बना लेते थे। रैंसम, फिरौती जिसके बारे में कहते हैं, वो किया करते थे। ये सब आपको मिलेगा आज के व्यक्तित्व के बारे में अगर आप गूगल करते हैं तो, विकिपीडिया में या सब जगह पर। लेकिन जो इससे अलग बात है, जो इससे असल बात है, जो उनकी व्यक्तित्व की विशेषता है, जिसे हम कहते हैं कि महान नौसैनिक कमांडर कैसे होते हैं। वी टॉक अबाउट टू द इंडियन ओशन, हिंद महासागर की बात करते हैं, पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर की बात करते हैं, और बात करते हैं कि चीन की जब बात आती है तो दक्षिण एशिया, चीन में, दक्षिण सागर में किसका प्रभुत्व होगा, कौन वहां पर टापू बना रहा है, कौन वहां पर समुद्र की लहरों के साथ में अपने सैनिकों के साथ में खेल रहा है और दूसरे देशों के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। यानी कि समुद्र की शक्ति की अपनी एक खास, अपनी एक विशेष विशेषता होती है। अब बात यह है कि क्या समुद्र की शक्ति की ये विशेषता नौसैनिक अभियान की ये बात के एक दो सदी की है, तब से कहीं पहले की है। छत्रपति राजा शिवाजी राजे की बात है, राजेंद्र राजा चोल की बात है, इनके बारे में सुना है। लेकिन एक व्यक्ति और है, इनके बारे में हमने बहुत ज्यादा नहीं सुना है तो वो जो मैंने शुरुआत में बताया था। नाम है कान्होजी आंग्रे। 1669 में इनका जन्म हुआ था। 60 साल से भी कम जीवन वो जी पाए थे, लेकिन उस जीवन में जो जो कुछ किया था वो बहुत अद्वितीय था। सही पक्ष क्या है वही आज हम बताने वाले हैं। आप सभी से एक बार फिर से निवेदन, हर बार की तरह ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को, इस अभियान को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अपने अब तक तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। बगल वाली घंटी दबाकर बेल आइकॉन एक्टिवेट करें, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस अभियान में गति देने के लिए किसी भी तरीके से जो भी आपको संभव हो सके, आपका वो धर्मांश हमें जरूर अर्पित करें। आइए स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए हमारे अतिथि सम्माननीय प्रोफेसर श्रीमान रामेश्वर मिश्र पंकज साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत। गुरु जी, अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार निधि, बहुत अच्छे हैं। आप सबका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, हम आज का उद्बोधन प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में जय घोष करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति शाहू जी महाराज की जय, और महान सेनापति कान्होजी आंग्रे की जय। जय शिवाजी, जय भवानी। मित्रों, कान्होजी आंग्रे के विषय में स्मरण करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि तब तक जिन दस्यु दलों को उनसे कष्ट हुआ, जिन दस्यु दलों का उन्होंने ध्यान दिया कि ये घातक हैं और ये लुटेरे हैं, वो बाद में धीरे धीरे महाकाल के प्रवाहवश अनेक कारणों से शक्तिशाली हो गए। और उनकी क्या विशेषताएं हैं ये हम आज चर्चा करेंगे। झूठ बोलना, झूठ लिखना, दूसरे को लांछित करना, दूसरे का झूठा चरित्र उपस्थित करना, ये यूरोपीय ईसाइयों का पेशा ही था। ये आज सर्वविदित हो गया है, क्योंकि आधुनिक काल में यूरोप और अमेरिका में जो वैज्ञानिक हो रहे हैं वो उस तरह के नहीं हैं। जैसे जब यूरोप के लोग जब क्रिश्चियन थे तब उनमें जो झूठ बोलने का उन्माद था, नशा था, वो अब वहां बहुत से प्रबुद्ध लोग पूरी तरह त्याग चुके हैं। इसलिए हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो लोग केवल झूठ बोलते थे, लेकिन कितनी गहराई तक झूठ बोलते थे, कितने स्तरों पर झूठ बोलते थे, इसका उल्लेख आज थोड़ी देर में मिलेगा। दो तीन बातें प्रारंभ में ही चाहे स्मरण कर लें। पहली बात यह है कि चूंकि भारतीय सम्राट, भारतीय राजा महाराजाओं की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, विश्व का सबसे प्राचीन सनातनता को सुरक्षित रखने वाला समाज है, इसलिए इसमें बहुत से वो तत्व हैं जो किसी भी परिपक्व समाज में होते हैं। इस कारण उनका व्यवहार भी लोगों के साथ वही है। ये जो तरह तरह के मजहबी या रिलीजन से प्रेरित उन्मत्त समूह हैं, उससे तो उनका व्यवहार नहीं होगा।
उससे उनके व्यवहार की तुलना नहीं हो सकती। तो वो यही जानते थे कि भाई सभी मनुष्य हैं, सब मनु महाराज से ही सारा मानव जाति उत्पन्न हुई है, जो आ रहे हैं उनसे यथा योग्य व्यवहार किया जाए। तो इसलिए उन्होंने ये देख कर कि ये अमुक लोग हैं, वहां से आए हैं, फिर भी ए सुशीला जरा इसको बंद कर, बड़ा शोर, फिर भी उनका समूल नाश करने की नहीं सोची, जैसा कि उन लोगों ने दूसरी जातियों का, दूसरे समाजों का किया। जैसे स्वयं इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्पेन में जो लोग आते थे वो उससे पहले वालों का पूरी तरह नाश कर देते थे। ऐसा शताब्दियों चला। और क्रिश्चियनिटी से पहले 10वीं शताब्दी तक जो वहाँ के सनातन धर्मी लोग थे, पैगन जिन्हें कहते हैं, उनका नाश कर दिया। आज उनका कहीं अता पता नहीं है। छुटपुट लोग बचे हैं जो फिर से अब वैज्ञानिक चेतना के कारण उभर रहे हैं। तो ये परंपरा वहां थी, क्योंकि वो अचानक किसी उन्माद के, रिलीजन या मजहब के नाम से उन्माद में आ गए समूह। भारत में तो नहीं थी। और स्वयं यूरोप और अमेरिका में अब जब उन्होंने एक साइजेबल हिस्से में दुनिया के राज्य कर लिया है, थोड़े समय ही सही, पिछले 100 वर्षों से, और ये देख लिए हैं कि दुनिया में कितने तरह के समाज हैं, कितने तरह के लोग हैं, तब उनकी भाषा भी बदल गई। आचरण तो अभी पूरी तरह नहीं बदला, लेकिन अब मनुष्यता की बात करने लगे हैं। सभी संसार के सब लोगों की गरिमा को कम से कम वचन से, मुंह से मान्यता देने लगे हैं, और छल कपट जरा बारीक किस्म का करने लगे हैं। पहले जैसी भाषा अब नहीं है कि जो ईसाई नहीं है वो तो अंधेरे में है और हम उसको मार डालेंगे, या जो मुसलमान नहीं है उसको तो नाश के लायक है। ऐसी मूर्खतापूर्ण, हास्यास्पद और पागलों जैसी भाषा अब यूरोप अमेरिका में भी नहीं है। पर वो उस समय 400-500 साल वहां ऐसी ही पागलपन से भरी भाषा थी। तो वो भारत के राजाओं से हमको वो अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हो क्या रहा है कि जब हम लोग भारत के विषय में बात करते हैं तो देखते हैं कि इतना गौरवशाली अतीत था, इतने शानदार, सद्गुणी, सब प्रकार से श्रेष्ठ राजा महाराजा थे, और फिर हम क्यों थोड़े समय के लिए 90 साल तक यहाँ अंग्रेज आधे भारत में क्यों काबिज हो गए, या गोवा में पुर्तगाली क्यों सफल हो गए, या इधर पांडिचेरी में जो है ये फ्रेंच लोग कैसे सफल हो गए। तो इससे हमारे लोग बहुत विचलित होते हैं। अब ये विचलित होना भी अपरिपक्वता है, ये आरोपित विचलन है। ये जैसे दुनिया के दूसरे लोगों ने सिखा दिया कि ऐसे विचलित हो, हमेशा घबराए रहो, तो ये, और शिक्षा ऐसी दी गई 4 पीढ़ियों से कि बात बात में घबराना, बात बात में हाथ पैर फूलना, और बात बात में अपने ही समाज को कोसने लगना, ये अजीब सा दीनहीन। जो शिक्षित भारतीय, विशेषकर शिक्षित हिंदू हैं, उनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि तटस्थ ढंग से थोड़ा ध्यान आदि का अभ्यास करके, कि वो तो बहुत ही दीनहीन मनुष्य दिखते हैं। बात बात में अभी ये फैला चारों तरफ कोरोना, तो ऐसी हाय 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 तौबा मचा रहे हैं, हाय हाय मचा रहे हैं मीडिया में। संसार में कैसी कैसी महामारियां अब तक हुई हैं। कल प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने सभ्यता अध्ययन केंद्र के चैनल पे बोला भी, उनके फेसबुक लाइव में, और गूगल में भी ये उपलब्ध है, अगर पढ़ें तो कैसी कैसी भयंकर महामारियां यूरोप विशेषकर झेलता रहा है। उस महामारी को फैलाने वाले लोग ही वहां प्रभावशाली रहे हैं बहुत समय तक, 400-500 वर्षों तक। फिर भी वहां का जो समाज है उसने तो ऐसी हाय हाय नहीं मचाई, सब झेल गया, बहुत कष्ट झेला और शांति से मुकाबला किया, इसीलिए वो आगे बढ़ पाया। और हमारे लोग तो एक ओर उनसे प्रभावित है और दूसरी ओर उनसे गुण भी नहीं सीखते। तो थोड़े समय अगर कोई सफल हो गया है तो उसमें हाय हाय मचाकर दोष ही ढूंढने लगना और उनमें गुण ही देखने लगना, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। जैसा कि हम अभी कान्हो जी आंग्रे के संदर्भ में भी देखेंगे, तो हमको इस मूर्खता को त्याग कर अपने गुण और अपनी कमियां और दूसरों के भी गुण और उनके दोष अथवा उनकी नीचताएं, बर्बरताएं, सभी कुछ को अच्छी तरह समझना चाहिए। तो जैसा शुरू में ही निधीश जी ने बताया, कान्हो जी आंग्रे जो हैं वो कुल 60 वर्ष ही जिए, और 20 वर्ष की उम्र में वे नौसेनापति बनाए गए, नौसेना के कमांडर, है ना। और 1667 में उनका जन्म हुआ, 1729 में उनकी मृत्यु हो गई। कोई 67 कहता है, कोई 69 कहता है, 60 वर्ष रहे कि 62 वर्ष, इसमें दो मत हैं। लेकिन 1729, 4 जुलाई 1729 को जब तक वो गए हैं तो उन्होंने जो पुरुषार्थ और पराक्रम किया है वो स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में अंकित है।
और हमको उसको जानना चाहिए। तो उस समय की जो स्थिति थी उसे पहले समझ लें। उस समय क्या था, मॉडर्न नेशन स्टेट नहीं था। भारत में चक्रवर्ती सम्राटों की एक विशाल परंपरा थी, लेकिन कई कारणों से काल प्रवाहवश, ये भी हमारे इतिहास ग्रंथों में बताया जाता रहा है कि काल प्रवाहवश उतार चढ़ाव आता ही रहता है। तो उस समय कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं था उस रूप में कि जो पूरे देश पर अधिकार रखे, लेकिन चक्रवर्तित्व की परंपरा थी। महाराणा प्रताप को हम भारत का चक्रवर्ती सम्राट जैसा ही मानेंगे, और इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज उसी परंपरा में चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उदित हुए। उन्होंने बहुत बड़े इलाके को साथ में राजपूतों के और अन्य शक्तियों के साथ मिलकर भारत के बहुत बड़े हिस्से में पुनः सनातन धर्म का ही शासन हो गया, यह सर्वविदित है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जैसा निधीश जी ने प्रारंभ में स्मरण किया, राजेंद्र चोल आदि जो हमारे चोल, चालुक्य और पांड्य थे, इनकी विशाल नौसेनाएं थी हजारों साल पहले से। कम से कम 1500 वर्ष पूर्व से भारत में अत्यंत शक्तिशाली नौसेनाएं थी। अब इतना ज्ञात इतिहास जो एक और तो अलग से पढ़ा देंगे, जब किस प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के लोग गए, फैला, पूरे वहां सनातन धर्म फैला, हिंदू धर्म फैला, मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, वियतनाम, सभी जगह ये भी पढ़ाएंगे। और बाद में अचानक उसी अवधि में भारत में मुसलमानों का राज्य भी बताने लगेंगे और निंदा भी करने लगेंगे। तो इन मूर्खताओं से, इस विचित्र सी हड़बड़ी से, जो प्रारंभ भारत प्रेम से होता है लेकिन उसका ऐसा कुछ रूप वर्णन करते हैं जो भारत द्रोह सिद्ध होता है, जिसमें इधर उधर बिखरे हुए अत्यंत नीच किस्म के दुष्टों को ही भारत का शासक बता दिया जाता है। तो इस दैन्य से उबर कर शांत चित्त से इतिहास को समझना चाहिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी चोलों, चालुक्यों और पांड्यों की परंपरा में एक सुदृढ़ नौसेना स्थापित करने का प्रयास किया। उसके पहले चूंकि कई जगह दक्षिण में भी मुसलमानों के ठिकाने हो गए थे, अलग अलग छोटे छोटे, तो उनसे लड़ने में ये सब चीजें थोड़ी कमजोर हो गई थी और मराठा शक्ति थोड़ी कमजोर हुई थी। तो शिवाजी महाराज ने उसको सुदृढ़ किया। सदा इस बात को जानना चाहिए, यह जो तरीका है कि यूरोप का जो तरीका है ना, कि अचानक पहले बताएंगे चारों ओर घोर अंधकार है, महान अंधकार है, फिर उसमें एक मसीहा आता है, तारणहार आता है, प्रकाश आता है और वो सब कुछ ठीक कर देता है। जैसे कि मानो एक नए काल का जन्म होता है और एक रैखिक काल की अवधारणा है। तो ये काल जैसे एक तीर की तरह उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम जा रहा है और उसमें अचानक कुछ अद्भुत घटित होता है। जैसे ईसा मसीह आए तो नया काल आ गया, उसके पहले का सब व्यर्थ हो गया। मोहम्मद पैगंबर आए तो मुसलमान कहते हैं उसके पहले का सब व्यर्थ हो गया, रद्द हो गया है। इसी तरह मार्क्सवादी कहते हैं कि मार्क्स के पहले कोई वैज्ञानिक चेतना नहीं थी, थोड़ा आदर्शवादी समाजवाद था, लेकिन मार्क्स ने वैज्ञानिक चेतना वाला समाजवाद। तो इस तरह से भारत में भी उसकी नकल में चूंकि बहुत ज्यादा प्रभाव हो गया, शिक्षा के द्वारा बढ़ाया गया है, तो सब लोग यही समझते हैं चारों ओर अंधकार था फिर फलाने आए। ये तो तरीका नहीं है। भगवान राम जब आए हैं तब भी चारों ओर अंधकार तो नहीं था। उसके पहले पूरी परंपरा है इक्ष्वाकु वंश की, रघुवंश की, कितना तेजस्वी शासन देश में सब जगह था। रावण में भी उसका बहुत कुछ अंश था और कुछ उसने राक्षसी कर्म किए तो उसको दंडित किया। अब उसके पाप के वर्णन में ठीक है थोड़ा कविता में अतिरंजना हो जाए, लेकिन जब इतिहास की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान राम के समय चारों तरफ अंधेरा था। हमारे शास्त्रों में भी ये कहा है कि भाई धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का की वृद्धि होती है तो भगवान आते हैं। बस धर्म का विलोप नहीं होता कभी भी और अधर्म का एकाधिकार नहीं होता कभी भी। तो इसलिए कोई भी चीज ऐसी चमत्कारिक नहीं है कि बस उसके पहले सब अंधेरा था फिर वो प्रकाश हुआ। तो भगवान कृष्ण के पहले भी सब अंधेरा नहीं था, एक से एक भव्य शासन था, साम्राज्य था। तो काल का जो अनवरत सनातन प्रवाह है उसके संदर्भ में ही देखना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी इस तरह से नहीं समझना चाहिए कि उसके पहले तो कोई नहीं था। कविता में तो ठीक है, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी, ये क्या है, हमारे यहाँ एक पौराणिक शैली सर्वविदित है। तो जब इस तरह की प्रशंसा की जाती है तो सब लोग जानते हैं कि अच्छा ये तो कविता है और उसको वाह वाह भी कहते हैं। लेकिन जब उसको मूर्खों की तरह, ईसाइयों और मुसलमानों की तरह
शिक्षित आधुनिक शिक्षित हिंदू मूर्खों की तरह उसे ऐसा मान लेगा कि यही सच है, वो तो वज्र मूर्खता है। ऐसे कुछ थोड़ी है। शिवाजी कोई अंधेरे में एकमात्र प्रकाश नहीं है, उस समय भी एक से एक प्रकाश है। लगातार भारत में ज्योति है और अंधेरा दोनों का युद्ध चल रहा है। तो ये जानना चाहिए। ये जो तरीका चला है ना कि उसके बाद अब सबका यही धंधा है। कोई पार्टी का नेता होगा, वो अपने विचारक या नेता को बताएगा उसके पहले सब अज्ञानी और मूढ़ थे। जवाहरलाल के पहले भारत जाहिल था, गांधी जी के पहले भारत में अंधेरा था। अब कल को कोई कह देगी दीनदयाल जी आए, उसके पहले वैचारिक क्षेत्र में अंधेरा था। सब एकदम हिंदू धर्म का नाश हो रहा था, सनातन धर्म विलुप्त था। कल को कोई कहेंगे मोदी जी आए, उसके पहले घोर अंधकार था। ये तो झूठ है ना। इस तरह से देखना केवल झूठ नहीं है, इस तरह से देखने वाला दीनहीन दिखता है, दरिद्र दिखता है, बुद्धिहीन दिखता है, बहुत दयनीय दिखता है। शिक्षित हिंदू आजकल बहुत ही दीनहीन और दरिद्र और बुद्धि के भिखारी से दिखते हैं जब वो इस तरह की बातें करते हैं कि हमारा फलाना विचारक एकमात्र प्रकाश है, अंधकार में एक प्रकाश, जय प्रकाश जय प्रकाश। नारे और कविता के लिए तो ठीक है, अगर इसे गंभीरता से ले लिया तो आप कार्टून नजर आते हैं। तो ये जानना चाहिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने श्रेष्ठ नौसेना की भारतीय परंपरा को मराठा साम्राज्य में पुनः प्रतिष्ठित किया, उसे पुनः एक नई दीप्ति दी। शिवाजी के पुत्र को औरंगजेब ने बहुत ही क्रूरता और निर्ममता से मार डाला, हम सभी जानते हैं। और उनके बाद शाहू जी को भी कैद कर लिया, उनको अपने यहाँ रख के बहुत कुछ इस तरह से प्रशिक्षण दिया जिससे वो दबाव में रहे जीवन भर। इस्लाम को कुछ ठीक ठाक मानते रहे, कुछ ऐसी चतुराई से व्यवहार किया, लेकिन फिर भी अंत में वे हमारे एक महान छत्रपति महाराज हैं, इसीलिए हमने प्रारंभ में उनकी भी जयकार की। तो छत्रपति शाहू जी महाराज जो हैं, उनके शासन में पहले बाजीराव पेशवा के पिताजी जो हैं वो पेशवा थे, फिर बाजीराव पेशवा हुए। बाजीराव पेशवा के समय ही कान्होजी आंग्रे नौसेनापति बनाए गए। उस समय जो देश का दृश्य था वो देखना चाहिए। जैसे जहां ये घटना घटी है वहीं पे देखें तो सूरत जो है, सूरत में क्या था, सूरत में छोटे छोटे इलाके, सारे देश में चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे उस समय। कोई एक चक्रवर्ती सम्राट होता है तो वो उस समय नहीं था, और राजा तो बहुत थे, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट के न होने से जगह जगह अन्य जागीरदार भी आ गए थे। और भारतीयों को जो सबको मनुष्य मानने की प्रवृत्ति है, तो इसलिए जो यूरोप के लोग आ रहे थे उनको भी उन्होंने आदमी ही माना। जहां तक मुसलमानों की बात है, वो तो सब हिंदुओं से ही मुसलमान बने हुए लोग हैं। भारत में लगभग 100% लोग हिंदुओं के ही संतान हैं, हिंदुओं की संतान ही मुसलमान बनी है। तो वो कोई विदेशी नहीं, वो केवल विधर्मी। लेकिन बहुत ही आत्मविश्वास था कि हम तो दुनिया में हमारा व्यापार चलता है, राज्य चलता है, और इसलिए कोई भी आ रहा है उसको देखते थे। लेकिन इससे भी अधिक जो महत्वपूर्ण बात है, जो इस समय यूरोप के सभी इतिहासकार लोग लिखते हैं, लेकिन भारत में उसको नहीं पढ़ाया जाता। भारत में अथवा गूगल में भी बहुत ही झूठ लिखा जाता है बड़ी कुशलता से, लेकिन भारत के जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मजदूरों ने, बाबुओं ने, मुंशियों ने लिख दिया, उसको ही प्रमाण बताया जाता है। आधुनिक काल में एक से एक इतिहास लिखे गए हैं, उसको नहीं पढ़ाया जाता। तो इस संदर्भ में जो आज का विषय है उसके संदर्भ में क्या कौन सा झूठ है, उसके संदर्भ में ये जानना चाहिए। ये सर्वविदित है कि उस समय ये जो लोग चले, जिन्होंने अपने को बाद में व्यापारी कहा, वो सब के सब समुद्री डकैत और लुटेरे थे। शुरू में जो अंग्रेज चले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी तक, वो सब ठग, डकैत और लुटेरे थे। पुर्तगीज भी लुटेरे थे, क्योंकि जो पुर्तगाल में, इंग्लैंड में, हॉलैंड में जो वहां के अभिजन थे वो तो कहीं नहीं निकले ना। तो बाहर व्यापार करने तो संपन्न व्यापारी अपने लोगों को भेजता है ना। ये वहां के सबसे कमजोर लोग, जिनको जो अपने देश में कुछ खास धनी नहीं थे, उन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी तरह पुर्तगीज डच कंपनी बनी, इसी तरह पुर्तगीज कंपनी बनी। और अपने देश में व्यापार की प्रतिस्पर्धा में इनको मार्जिन में
हाशिए में ठेल दिया गया था, इसलिए ये बाहर से कुछ कमा के ले आएंगे, यहाँ भी खाएंगे पिएंगे, धीरे धीरे इज्जत मिल जाएगी, इस तरह के लोग थे। तो ये सदा समझना चाहिए कि जो पुर्तगीज, डच और अंग्रेज उस समय चले, वो वहां के सबसे हाशिए पर पड़े हुए कमजोर लोग थे। उनमें से ज्यादातर डकैत, ठग और लुटेरे थे और दुस्साहसी नाविक थे। आज ये यूरोप की प्रत्येक पुस्तक में लिखा जाता है, भारत में ये नहीं पढ़ाया जाता। भारत में वो सब के सब अंग्रेज हैं। अरे तो कहाँ अंग्रेज अभिजन, कहाँ अंग्रेज विद्वान, कहाँ अंग्रेज विद्या प्रेमी, और कहाँ ये किनारे पड़े हुए भूख से तड़प रहे, अभाव बेरोजगारी से तड़प रहे, दो पैसा कमाकर कहीं से भी, और लूट की भयंकर परंपरा है। इनको पिरेट्स कहा जाता है अंग्रेजी में सबको। ये सब के सब क्या थे? समुद्री पिरेट्स, डकैत, छिनैत और लुटेरे। और भारत की जो परंपरा थी वो क्या थी कि जो हमारे सम्राट थे अथवा राजा थे, वो सब के सब सदा व्यापारियों का संरक्षण करते थे। ये जो विश्व भर में भारत का व्यापार था हजारों साल पहले से, रोम से, मिस्र से, तो वो ऐसे ही थोड़ी था। समुद्र में तो लूट सदा से ही होती थी, तो उस लूट से अपने व्यापारियों को बचाने के लिए सदा सैनिक दिए जाते थे, सदा ही सैनिक दिए जाते थे, और उनके द्वारा ही हमारे व्यापारी इतनी दूर दूर जा पाते थे। हम सभी जानते हैं, यमन में बीच में एक माने यूरोप की ओर जाने वाले रास्ते में पहले, जिसे अब अरब कह दिया जाता था, दक्षिण का जो यमन है, जो बहुत उपजाऊ था, रेगिस्तान से बिल्कुल अलग किस्म का इलाका है। और फिर अफ्रीका तक व्यापार होता था, उधर यूरोप में दूर तक व्यापार होता था, जहां जहां कहीं आबादी थी। यूरोप में तो आबादी कम थी, लेकिन किनारे किनारे के इलाकों में बहुत दूर तक व्यापार भारत का होता था। इधर संपूर्ण अफ्रीका में होता था, इधर तो हमारे जो दक्षिण पूर्व एशिया में तो खैर हमारा राज्य ही था। तो जो व्यापारिक पोत जाते थे वो युद्धपोत भी साथ में होते थे, यानी उसमें सैनिक अवश्य रहते थे रक्षा के लिए, प्रहरी के रूप में। और बाद में पहले धनुष बाण वगैरह होते थे, फिर बाद में बंदूकें भी होने लगी, तोप भी होने लगे। तो ये व्यापारियों की रक्षा के लिए भारत के शासक सदा सन्नद्ध रहते थे, तभी भारत का व्यापार आगे बढ़ पाया है। अन्यथा तो समुद्र में डकैत, छिनैत और लुटेरे छाए हुए थे। जैसे अफ्रीका ही है, तो अफ्रीका के जो संपन्न लोग थे वो तो कभी लूटने नहीं निकले, लेकिन वहां जो जब इस्लाम फैला तो बहुत से मुस्लिम बने हुए अफ्रीकी, जिन्हें हबशी कहा जाता था, वो गुलाम भी बनाए गए और वो समुद्र में लूट भी करते थे। तो छत्रपति शिवाजी के महाराज के समय भी जो हमारे व्यापारिक माल जाते थे, उसमें व्यापारिक पोत जाते थे, उसमें क्या होता था, उसमें प्रहरी सैनिक होते थे। और ये जो उनका उत्तराधिकार जब छत्रपति शाहू जी महाराज ने संभाला, तो बाजीराव पेशवा प्रथम जो विश्व के अद्वितीय सेना नायक है वो जब हुए, तो उन्होंने चुनकर कान्होजी आंग्रे की प्रतिभा देखी कि ये बहुत ही वीर है, देखा कि इसको समुद्र का बहुत ज्यादा ज्ञान भी है, तो इनको नौसेना का कमांडर बना दिया। पहले एक लड़ाई भी हुई मराठों की एक टुकड़ी से, उस टुकड़ी ने आके बताया कि ये तो अपना ही आदमी है, लेकिन बड़ा वीर है, अच्छे से लड़ा, तो उसको बुला के बाजीराव पेशवा ने बुलाया और उसको नौसेना का कमांडर बना दिया। तो उस समय जो हमारे व्यापारी जाते थे और जो छत्रपति शाहू जी महाराज की आज्ञा लेकर दूर दूर तक व्यापारी जाते थे और खुद उनके युद्धपोत भी समुद्र में विचरते थे, तो उनके दो नाम थे, एक तो घुरब कहा जाता था और एक गल्लीबाज। तो ये जो घुरब है, इसमें हर घुरब में 2 बड़ी तोपें होती थी, 16 छोटी तोपें होती थी और 150 योद्धा सैनिक होते थे, और ऐसी सैकड़ों घुरब थी। और उनके साथ जो ये गल्लीबाज चलती थी, ये उनकी सहायता के लिए होती थी। तो हजारों गल्लीबाज और सैकड़ों घुरब उस समय हमारी नौसेना में वहां पे थे। और लगभग 800 किलोमीटर लंबी जो लाइन है पश्चिमी तट की, उस पर इनका कब्जा था मराठों का। बीच बीच में एक जंजीरा जगह थी, जंजीरा में सैयद मुसलमान लोगों ने एक छोटे से पोस्ट में कब्जा कर रखा था, छोटे से बंदरगाह समझ लीजिए। तो लेकिन वो इनसे नहीं लड़ते थे, एक आध बार उनको सिद्दी कहते थे, जंजीरा के सिद्दी जो हैं
वो शुरू में लड़ने की कोशिश की, फिर जब पिट गए तो उन्होंने संधि कर ली मराठों से। तो बीच में जंजीरा में सिद्दी थे और बाकी संपूर्ण इलाके में मराठों का ही पश्चिमी समुद्र तट पर एक आधिपत्य था। तो इनका ये दायित्व था कि लुटेरों को रोकें। तो 3 प्रकार के लुटेरे चले थे शुरू में। ये 18वीं शताब्दी ईस्वी की बात है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में अनेक लुटेरे निकले। जब से पहले तो मार्को पोलो ने बता दिया था कि भारत बहुत समृद्ध है, बाइबिल में भी उसका उल्लेख है। इसके बाद जब से वो वास्को डी गामा आया तो उस किस्से और फैले कि अरे बहुत धन है शायद वहां। वास्को डी गामा से पहले भी बहुत से पुर्तगाली और अंग्रेज आदि भारत आए थे, भारत के राजाओं के यहाँ नौकरी कर रहे थे। अभी जो बताया जाता था ना वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, वो तो बहुत ही कोई मूर्खों की हास्यास्पद बातें हैं। आज विश्व में कोई उसे नहीं मानता। भारत में क्यों पढ़ाते हैं? अंग्रेजों के दलाल शासन में है या क्या है पता नहीं। वास्को डी गामा का खोज करेगा? संपूर्ण यूरोप से भारत का अत्यंत प्राचीन काल से परिचय है। वो भी आया था अपना खाने कमाने कुछ, तो उसने खबर की, तो तब से वहां से लुटेरों के दल समुद्र में फैल गए। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने इधर हिंद महासागर के उस हिस्से में कई जगह बहुत ज्यादा छापा मारी, लूट मार, जहाजों को लूट लेना। सबसे पहले तो ये आपस में एक दूसरे का जहाज लूटते थे। स्पेन ने अंग्रेजों के सबसे ज्यादा जहाज लूटे, फिर अंग्रेजों ने स्पेनिश आर्मेडा लूटा। ये तो सब इतिहास का विषय है। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के जहाज, क्या इनके बड़े जहाज नहीं थे, जहाज का ज्ञान भी यूरोप वालों को भारत में आने पे ही बड़े जहाजों का हुआ। पहले ये छोटी छोटी डोंगियां और थोड़ी सी बड़ी नाव चलाते थे, उसी को शिप कहते थे। और इतिहास लेखन का इतना बड़ा छल इनके यहाँ चला हुआ है कि उसको भी शिप कहते थे, इसे भी शिप कहते हैं। तो अब भारत में खास तौर से कुछ शिक्षा के कारण लोग समझते हैं कि शायद वहां बहुत बड़े बड़े जहाज थे। यूरोप में तो छोटी छोटी डोंगियां थी और कुछ बड़ी नावें थी। उसमें ये लोग प्राय समुद्र के किनारे किनारे ही आके चलते थे, लेकिन लूटते बहुत थे व्यापारियों को। तो पुर्तगाली और फिरंगी, अंग्रेज, वैसे तो पुर्तगालियों को ही फिरंगी कहते थे, पुर्तगाली और अंग्रेज ये फिरंगी कहलाते थे। और कुछ अफ्रीकी मुसलमान लुटेरे थे। तो फिरंगियों और हबशियों की लूट से अपने व्यापारियों को बचाने के लिए हमारी नौसेना निरंतर गश्त लगाती थी। और बताया गया है कि कई 100 घुरप्स थी और कई हजार गलीवाट थी। तो ये बहुत ही सुदृढ़ नौसेना थी और ये उनको, हमारे व्यापारियों को, अंग्रेजों, डच तो फिर बाद में, बहुत बाद में किनारे ही हो गए, दूसरे इलाके में बढ़ गए इंडोनेशिया तरफ। मुख्यतः अंग्रेजों और पुर्तगीजों से और प्रारंभ में डचों से भी इन्होंने हमारे व्यापारियों की रक्षा की और अपने जो युद्धपोत घूमते थे उसके द्वारा उनको नियंत्रण में भी लिया। अब क्या हुआ कि बाद में जब किसी कारण काल प्रवाहवश हमारे आपस में एक दूसरे को भिड़ा के कुछ मुसलमानों का लाभ लेकर, और फिर बाद में कुछ हिंदू राजाओं में भी इच्छा आ गई कि अच्छा चलो इनको साथ ले लो और अपना कुछ राज्य और बढ़ाएंगे। इस चक्कर में, इनको बढ़ाने के चक्कर में ये दो छल घात से सफल हुए। तो 90 वर्ष तक ये आधे भारत में शासन करने लगे अंग्रेज, और एक हिस्से में, थोड़ा सा बहुत छोटे हिस्से में फ्रेंच, और उधर गोवा में पुर्तगीज। तो इन लोगों ने बहुत ही झूठ तो इनकी आदत ही थी, क्योंकि मुख्यतः ठग और डकैत थे। तो इन्होंने क्या किया, उल्टा कर दिया। कहने लगे कि ये जो कान्होजी आंग्रे हैं ये लुटेरा था, ये डकैत था और ये हमको लूटता था। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इनमें से कोई भी जो उस समय पकड़े गए वो न तो इंग्लैंड के शासन के प्रतिनिधि थे, न इंग्लैंड की सेना के लोग थे, न पुर्तगाल के शासन के प्रतिनिधि थे, न पुर्तगाल की सेना के लोग थे, न हॉलैंड के शासन के प्रतिनिधि थे, न हॉलैंड की सेना के लोग थे। ये तो वहां के लुटेरे, ठग और डकैत है ना। बस ये है कि वहां के शासन ने ये छूट दे रखी थी। वो तो प्रसिद्ध है इतिहास में कि महारानी भी डाकुओं को कहती थी कि अगर तुम लूट के अच्छा माल ले आओगे तो हमको उचित कमीशन दोगे तो हम तुमको नाइटहुड दे देंगे, सर बना देंगे। सर्वविदित है, आज सारी दुनिया में ये सब जानते हैं। तो इतना इनको था कि अच्छा जाओ, अगर ठीक से लूट के ले आए तो हम तुमको संभ्रांत नागरिकों की श्रेणी में नाइटहुड दे देंगे, सर बना देंगे। ऐसे चला था। अब इन्होंने तो तरह तरह से, यहां तक कि चूंकि जंजीरा में सिद्दी थे, कैसा भ्रम फैलाया जाता है कि कई पुर्तगालियों ने, फिर अंग्रेजों ने, और बाद में अंग्रेजों के हिंदू शिष्यों ने, क्योंकि अब तो भारत में अंग्रेजों के हिंदू शिष्य भी बहुत है ना,
इन सब दुष्टों ने क्या लिखा है कि कान्होजी आंग्रे को भी कह दिया कि ये अफ्रीकी मूल का मुसलमान था, इनके पूर्वज अफ्रीकी मुसलमान थे। कुछ भी कह सकते हैं। खासतौर से रेनल्ड एडवर्ड एंथोवेन ने लिखा कि भाई ये तो इसके पूर्वज, कान्होजी आंग्रे के पूर्वज कौन थे, तो ये पूर्वी अफ्रीका के मुसलमान थे। और फिर ये ग्रोस है, ग्रोस उस समय मुंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी का नौकर था, उसने भी ये सब लोग जो मूलतः है मुंशी हैं, बाबू हैं और कंपनी के मैनेजर हैं, ये सब विद्वान भी बन जाते हैं भारत आके और दुनिया में भी। और उसकी भाषा भी कहते हैं हमने अरबी भी सीख ली, फारसी भी सीख ली, संस्कृत भी सीख ली, हिंदी भी सीख ली, मराठी भी। पता नहीं अपने आप को कितना बड़ा विद्वान, यानी बोलचाल की भाषा जो हर व्यापारी सीख लेता है और दूसरों से सुन सुना के अपनी अपनी भाषा में कुछ लिख दिया और कह दिया कि ये हिस्ट्री है। और भारत में ऐसे गए गुजरे लोग हैं इस समय कुशिक्षा के कारण, विश्वविद्यालयों में भी कई बार ऐसे लोग हैं, एक से एक प्रतिभाशाली भी हैं और एक से एक दीनहीन बुद्धि के लोग भी हैं। तो जो दीनहीन बुद्धि वाले हैं वो उन्हीं की भाषा पढ़ाते हैं और आपस में इतना द्वेष बढ़ गया है कि उनको तो मजा आता है ये सिद्ध करने में कि नहीं नहीं, भारत में तो ब्राह्मण भी विदेशी हैं और मराठे भी विदेशी हैं, कान्होजी आंग्रे भी अफ्रीकी था, पता नहीं कौन मूल भारतीय है, कुछ भी बोलते हैं, ये दंडनीय अपराधी लोग हैं। तो इन अपराधियों ने ये प्रचार भी किया कि कान्होजी आंग्रे अफ्रीकी मुसलमान लोगों का वंशज है और वो हमको वो पिरेट है, यानी जो स्वयं डकैत हैं, जो स्वयं लुटेरे हैं, जो स्वयं केवल डकैती के लिए निकले हैं, ये उनके अपने इतिहास में लिखा है, ये नहीं कि हम कह रहे हैं। उन्होंने भारत के विषय में जब यहाँ 90 वर्ष तक थोड़ा प्रभावी रहे तो ये लिख दिया कि ये कान्होजी आंग्रे भी पिरेट है, वो भी हम व्यापार करने आते थे, ये हमें लूटता था, अरे भागो, तुम्हारा व्यापार से क्या रिश्ता। सब लोग जानते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पहले पुर्तगाल, हॉलैंड और इंग्लैंड के लोग व्यापार तो जानते ही नहीं थे। यहाँ आके कुछ सीखा है, फिर शुरू में तंबाकू, मिर्च, काली मिर्च और दूसरे मसाले बेचना शुरू किया है, लेकिन उस समय भी डकैती जारी थी, उसको व्यापारियों का कोई लक्षण नहीं। सारी डकैती करते थे साथ में, क्योंकि पैसा मिलेगा तो जैसे डकैत भी तो कोई धन लूटते ही हैं। तो ये इन्होंने, यहाँ उतना लूटना सरल नहीं था भारत में, यहाँ व्यवस्थित व्यापारियों की भी अपनी रक्षक दल होते थे, राजाओं की सेना थी। तो इन्होंने छल से काम लिया, तो कह दिया हम व्यापारी हैं और हमको ये दे दीजिए, काली मिर्च दे दीजिए, मसाला दे दीजिए, हम जाके वहां बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे। तो दोनों काम करते थे, मुनाफा भी कमाते थे, बीच में मौका लगा तो लूटते भी थे। ये स्वयं यूरोप के लोगों के इतिहास है कि कैसे कोई स्पेन का जहाज लूट रहा है अंग्रेज, कोई पुर्तगाल का, कोई पुर्तगाली जो है अंग्रेजों को लूट रहे हैं। ये आपस में, व्यापारी तो कभी दूसरे का माल नहीं लूटता। जहां जैसे भारत के व्यापारियों ने समुद्र में किसी दूसरे भारतीय का माल लूट लिया हो तो कभी पढ़ने में नहीं आया। और ये एक ही यूरोप के एक ही रिलीजन को मानने वाले ईसाई हैं और पुर्तगाली जो हैं वो अंग्रेजों का जहाज लूट रहे हैं। जहाज क्या, बड़ा पहले तो बड़ी नाव लूटते थे, बाद में फिर भारत से इन लोगों ने कई जहाज लिए और अपने ढंग से पुराने जहाज खरीदे, उनकी मरम्मत करा के उसको चलाने लगे, तो एक दूसरे का जहाज भी लूटने लगे। और इसी तरह अमेरिका से जो जहाज आता था, जिसमें प्रायः ये लोग वहां से लूट कर सोना चांदी आदि लाते थे, खासकर सोना से, और सोना लाते थे तो उसको ये लूटने लगे। और कई बार तो सोने से भरी इनकी बड़ी बड़ी नावें, जिसे जहाज कहते हैं, वो समुद्र में डूब गई इसी लूटमार में। तो ये लुटेरों के दस्यु दल थे, पुर्तगीज, डच और अंग्रेज। ये भारत के व्यापारियों को तंगाते थे और मराठा युद्धपोत जो होते थे उनमें भी इनको भ्रम होता था कि शायद कुछ धन वन भरा है, तो लूटने की कोशिश करते थे। तो इनको दंडित करना राजधर्म था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी छत्रपति शाहू जी महाराज की ओर से महान बाजीराव पेशवा के नौसेना कमांडर, नौसेनापति कान्होजी आंग्रे ने उचित ही इन दुष्टों को दंडित करने का काम शुरू किया। तो सबसे पहले उनका लगातार है, सबसे पहले उन्होंने एक अंग्रेजों का एक दस्यु दल था जो लूट रहा था। 6 अंग्रेज थे उसमें, नाविक, और वो किसी भारतीय व्यापारी को लूट रहे थे, तो उनको पकड़ लिया, पकड़ के बंधक बना लिया। तो ये लगे कहने कि ये तो हमको लूट लिया और ये तो पिरेट है, ये डकैत है। 1702 ईस्वी में सबसे पहले, यानी जब वो 33 या 35 साल के थे, 33 साल अभी
अगर 69 माने तो 33 वर्ष की उम्र में कान्होजी आंग्रे ने लुटेरे अंग्रेजों की एक नाव को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें 6 अंग्रेज नाविक थे और छोटी छोटी कुछ बंदूकें थी। ले लिया तो फिर 30,000 रुपए देकर उन्होंने उसको छुड़ाया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, हाँ जो मैं पहले बता रहा था उसमें एक चीज रह गई। सूरत में अंग्रेजों ने पहले अपनी कोठी क्यों बनाई, क्योंकि सूरत में मुस्लिम जागीर थी, छोटे इलाके में, आसपास मराठे थे लेकिन वहां थी। तो इन्होंने कोशिश करके सारे ही ईसाइयों ने सबसे पहले मुसलमानों से संपर्क किया कि उनसे हमको आसानी, क्योंकि मुसलमान खुद ही परेशान थे जगह जगह हिंदुओं से, तो सोचा कि इनको कह दिया कि चिंता मत करिए, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपका राज्य बढ़ाने में मदद देंगे या आपका रुतबा बढ़ाने में मदद देंगे। तो सबसे पहले इनके चक्कर में भारत के मुस्लिम नवाब आए हैं। सूरत में भी इनको जो इजाजत मिली है वो मुस्लिम जागीरदार ने दी है, तो इन्होंने वहां कोठी बना ली। इसी तरह जो जंजीरा था वहां सिद्दी मुसलमान थे, तो जंजीरा में सिद्दियों को इन्होंने संधि की कि तुम ऐसे करो, इसको मराठों की जो सैनिक टुकड़ी है उसको रोको ताकि हम अपना लूट का काम कर सकें। 1706 ईस्वी में जब 39 साल के थे, 37 साल के थे, 37 39 37 वर्ष के थे जब कान्होजी आंग्रे, उस समय सिद्दियों ने क्या किया कि जब ये अंग्रेजों और पुर्तगाली लुटेरों को रोकने जा रहे थे तो बीच में इनको रोक दिया। तो फिर वहां युद्ध हुआ और जंजीरा पर भी मराठों ने कब्जा कर लिया, सिद्दियों को मारा पीटा, फिर उन्होंने संधि कर ली। सिद्दियों ने भी, जंजीरा के सिद्दियों ने कान्होजी आंग्रे से संधि कर ली और फिर जंजीरा पर भी कब्जा हो गया। अगले वर्ष खंडेरी पर पता चला कि पुर्तगालियों ने एक अड्डा बना रखा है और वहां से लूटपाट करते हैं, तो 1707 में खंडेरी पर कब्जा किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने खंडेरी और उसके बाद जो अलीबाग वाला इलाका है मुंबई से थोड़ी दूर पर, वहां पर अपना अड्डा जमाया था। अलीबाग में वस्तुतः बहुत पहले यहूदी आके रहे थे, लेकिन फिर वो यहूदी तो बेचारे अपने काम धाम व्यापार, खासतौर से उन्होंने आम और नारियल का बगीचा लगाया और अपना शांति से रह रहे थे, लेकिन इन्होंने भी वहां जाकर अपना कारोबार फैलाया। तो कान्होजी आंग्रे ने फिर उनका भी दमन किया 1712 में। इसके बाद 1713 में फिर इन्होंने, पुर्तगाली लोग जगह जगह लूटपाट कर रहे थे, उन पुर्तगालियों को हरा के उनको नियंत्रण में लिया, तो उन्होंने संधि की। अब पुर्तगालियों से अंग्रेजों की, दोनों ईसाई थे, दोनों यूरोपीय थे, 18वीं शताब्दी ईस्वी की बात है। पुर्तगालियों और अंग्रेजों दोनों में आपस में लड़ाई हो रही थी। वो काहे की लड़ाई थी? लूट की, कि तुम नहीं लूटो, इस इलाके में तुम नहीं लूटो, हम लूटेंगे। तो पुर्तगालियों ने समुद्र के में छिनैती डकैती का बड़ा आतंक फैला रखा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कान्होजी आंग्रे से संधि की और 1713 ईस्वी में इनको, जो 10 जगह उन्होंने अपने कुछ व्यापारिक केंद्र बना रखे थे, कुछ मुसलमानों से और कुछ अन्य लोगों से संधि करके कुछ दुर्गों पर कब्जा भी किया था, कुछ मराठी स्थानीय लोगों से भी लड़े थे। तो ऐसे 10 दुर्ग और 10 बंदरगाह, यानी 10 बंदरगाहों पर वो जहां कोशिश कर रहे थे कि हमारा आधिपत्य हो, वो संधि करके कान्होजी आंग्रे को दे दिया 1713 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, है ना। इसके बाद फिर उस समय, चूंकि बताया ना, ये प्रवृत्ति से ही लुटेरे डकैत और छलित हैं, इनको तो कोई जो अपनी बात का सम्मान करना, बड़े व्यापारियों वाली जो बात होती है कि सौदा हो गया तो हो गया, जिससे कि व्यापार चलता है मौखिक, और राजाओं वाली जो बात होती है कि बात कह दी तो कह दी, वो तो कुछ इनमें थी नहीं। ये तो बहुत ही बेईमान और छली लोग थे। तो 1713 में तो पहले उनसे संधि की और 1717 आते आते फिर लड़ने लगे। तो 1717 में फिर कान्होजी आंग्रे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लुटेरे और डकैत नाविकों को पीटा बुरी तरह। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर इस बार 60,000 रुपए देकर संधि की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 60,000 रुपए देकर 1717 ईस्वी में कान्होजी आंग्रे से संधि की। फिर 1718 में फिर पुर्तगालियों ने यही कोशिश की। लगातार पुर्तगाली और अंग्रेज कभी मिलकर और कभी अलग अलग अपना अपना रुतबा बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। 1718 में अचानक
कहा तो पुर्तगालियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने कान्होजी आंग्रे से संधि की और मन ही मन चिढ़ते रहे कि ये तो हमको लूटने नहीं देता समुद्र में। तो अगले वर्ष पुर्तगाली और अंग्रेज, पुर्तगीज और अंग्रेज दोनों मिल गए और उन्होंने मुंबई बंदरगाह पर कब्जा करने की कोशिश की। तब कान्होजी आंग्रे ने वहां भी इनको पीटा, दोनों को, पुर्तगालियों और अंग्रेजों को, ठीक है ना। फिर 2 वर्ष बाद विजय दुर्ग पर आक्रमण किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उसमें भारतीय सैनिकों को भी वो भर्ती कर लेते थे। उस समय जब चक्रवर्ती सम्राट नहीं होता तो एक अराजकता की दशा हो जाती है, तो जगह जगह, और भारत में चूंकि वही जो हमारी महान परंपरा है वही संकट काल में हमारे लिए समस्या बन जाती है। तो सभी मनुष्य हैं और व्यापार करने आए हैं, तो ये अगर कह रहे हैं कि भर्ती हो जाओ तो अच्छा है, चलो सैनिक के रूप में भर्ती हो जाए, तनख्वाह लूटने को भी मिलेगा, तनख्वाह भी मिलेगी, तो ऐसे भारतीय सैनिक भी भर्ती हो जाते थे। तो विजय दुर्ग पर भारतीय सैनिकों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमला किया। कान्होजी आंग्रे के दल ने उनको बुरी तरह पीट के विजय दुर्ग से भी भगा दिया। फिर 1721 ईस्वी में फिर अंग्रेज और पुर्तगीज मिल गए और इन्होंने फिर कान्होजी आंग्रे के नौसेना से टक्कर ली, लेकिन फिर हार गए। फिर 1722 ईस्वी में इन्होंने चाउल के पास, चाउल एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, वहां फिर आक्रमण किया, वहां भी पिटे। फिर 1723 ईस्वी में फिर पिटे, लगातार हो रहा है। फिर जब पुर्तगालियों ने देखा कि अंग्रेजों से संधि करके तो हम इनसे पिटते ही रहेंगे, तो 1724 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कान्होजी आंग्रे से संधि कर ली। उसी समय डचों ने आक्रमण शुरू कर दिया था, तो डचों से भी घबरा गए थे। डच और अंग्रेज दोनों से अपनी रक्षा के लिए पुर्तगालियों ने क्या किया, कान्होजी आंग्रे से संधि कर ली। तब कान्होजी आंग्रे ने डच और अंग्रेज दोनों को पीटा, दोनों को मार भगाया। फिर इन्होंने, अंग्रेजों ने सिद्दी को, जंजीरा के सिद्दियों को उकसाया, तो उसने फिर अगली वर्ष शरारत की। तो 1725 ईस्वी में उन्होंने, सिद्दियों ने जो विद्रोह किया मराठों के विरुद्ध, तो उनको पीटा, तो फिर सिद्दियों ने फिर से संधि कर ली। और 1729 में पालगढ़ का किला, जहां अंग्रेज कब्जा कर लिए थे, उसे इन्होंने अंग्रेजों से छुड़ाया। और 4 जुलाई 1729 ईस्वी को इनका देहांत हुआ। तो 40 वर्ष तक, यानी 1689 से और 1729 तक, 40 वर्ष तक हमारे जो नायक हैं, महान नौसेनापति छत्रपति शाहू जी महाराज और बाजीराव पेशवा के अधीन कान्होजी आंग्रे, जो महान नौसेनापति हैं, उन्होंने 40 वर्ष तक निरंतर अंग्रेजों, डचों और पुर्तगीज डकैतों को, ये सब लुटेरे और डकैत थे, ये स्वयं उन देशों की पुस्तकों में लिखा है। भारत में क्या पढ़ाया जाता है या गूगल में कौन भारतीय या कौन आदमी क्या डाल देता है, इसका कोई महत्व नहीं है। कान्होजी आंग्रे के कारण 40 वर्ष तक इंग्लैंड के, पुर्तगाल के और हॉलैंड के लुटेरे और डकैत नियंत्रण में रहे, उनको बार बार पीटा जाता रहा। लेकिन चूंकि कोई एक चक्रवर्ती सम्राट पूरे देश में नहीं हुआ था, तो जगह जगह ये अन्य राजाओं से और अन्य नवाबों से संधि करके, थोड़ा, जैसे हमारे यहाँ तो इसको लतीहर कहते हैं, जो बार बार मार खाए, अरे बड़ा लतीहर है, उसकी अप्रतिष्ठा हो जाती है। लेकिन इन लोगों की, ये बेचारे दीनहीन ही थे, लुटेरे डकैत थे, तो बेशरम भी थे, तो बार बार पिटते थे, फिर बार बार वही कोशिश करते थे, फिर संधि की, फिर संधि भंग किया, फिर उससे बात की। तो इसीलिए इनकी इज्जत भारत में कभी नहीं रही। वो तो 1858 में जब बड़े बड़े राजाओं के साथ विक्टोरिया ने संधि की और फिर आए हैं, तो राजा इनके साथ हैं, बड़े बड़े राजा, खासतौर से राजपूत राजा, तब लोगों ने अंग्रेजों का सम्मान शुरू किया है। 1858 तक तो भारत में अंग्रेजों को यूं ही माना जाता था, ये वचन भंगी हैं, बात से फिर जाते हैं, कोई बेगैरत लोग हैं, बेशरम लोग हैं, बार बार अपनी बात तोड़ देते हैं, वचन तोड़ देते हैं, इनका सौदा पक्का नहीं है, झूठ बोलते हैं, इनके सौदे में खरापन नहीं है, ईमानदारी नहीं है, निष्ठा नहीं है, किसी बात का वजन नहीं है, इसी के लिए प्रसिद्ध थे। तो और इनकी क्या थी कि ये, जैसे कान्होजी आंग्रे
से चिढ़ गए तो क्या किया, वहां शुरू कर दिया, अरे ये तो सिद्दी है, नहीं नहीं ये हिंदू है ही नहीं, ये मूलतः सिद्दी है, ये मूलतः पूर्वी अफ्रीका का मुसलमान है, और ऐसे तमाम, और खूब मेहनत कर करके वही लिखते हैं। और फिर थाने में जब इनका कब्जा हुआ तो थाने में गजेटियर में यही कई जगह लिख दिया, फिर उसको इतिहास का आधार बता देते हैं। देखिए साहब, थाने के गजेटियर में भी लिखा है कि संदेह है, यानी जो भारत के अपने लोग कह रहे हैं, जो उनकी माता जी हैं इतनी श्रेष्ठ मराठा, और जो उनके पिताजी हैं जिनको सारे भारतीय जानते हैं, उनकी बात का कोई वजन नहीं। और ये जो दूर देश से आए हैं, लूट और डकैती के लिए आए हैं, ये प्रमाणित है। उन्होंने क्या लिख दिया काला पीला, वो अब भारत में प्रमाण बन रहा है। यूरोप के किसी भी देश के लिए भारतीय यात्रियों का कोई भी वृत्तांत प्रमाण नहीं माना जाता, लेकिन भारत में अंग्रेजों से कृपा पूर्वक सत्ता का ट्रांसफर पाने वाले लोगों ने ऐसी दुष्टतापूर्ण कुशिक्षा फैलाई है, और अभी इस कुशिक्षा का नाश करने वाला कोई माई का लाल, कोई अच्छा राजपुरुष, कोई अच्छा राजनीतिक दल भारत में उत्पन्न नहीं हुआ अभी तक। हो जाएगा, काल प्रवाह है। तो उसके कारण इन्हीं झूठों का, इन्हीं ठगों की बात को पढ़ा जाता है। जो स्वयं डकैत है, जो स्वयं पिरेट है, जो स्वयं लुटेरा है, वो हमारे महान नायकों को पिरेट कहता है। जिसके अपने कुल का कोई ठिकाना नहीं, जो वहां अपने समाज में भी मार्जिन में पड़ा था, हाशिए में पड़ा था, ये वहां के मुख्य लोग नहीं है। तो इसलिए जिनसे ये पिटते थे उसके भी कुल के बारे में तरह तरह का प्रवाद रच देते थे। ब्राह्मणों को लेके प्रवाद किया, किस क्षत्रियों को लेके किया, बड़े बड़े क्षत्रियों को कह दिया ये तो विदेश से आए थे, जाटों को तो कह ही दिया। यानी भारत के सब लोगों को विदेशी बताना, भ्रम पैदा करना, क्योंकि ये स्वयं संदिग्ध लोग थे। संदिग्ध चरित्र के लोग दूसरों को भी संदिग्ध चरित्र का ही बताते हैं। तो इस तरह से एक महान नौसेनापति को, जिनका जीवन यशस्वी है और जो उस समय के एक बहुत ही महान आध्यात्मिक विभूति थे, ब्रह्मेंद्र स्वामी। तो कान्होजी आंग्रे ब्रह्मेंद्र स्वामी के शिष्य हैं, और उन्होंने उनके निर्देश पर काम किया, सनातन धर्म के लिए काम किया, और वो कभी किसी का लूटने की जरूरत ही नहीं थी। भिखमंगों से कौन क्या लूटेगा? अंग्रेजों के पास, पुर्तगालियों के पास, डचों के पास था क्या जो लूटते? कैसा झूठ बता रहे हैं? ये तो ऐसे ही है जैसे कोई भिखारी जो है वो कल को किसी संपन्न धनी व्यक्ति पर आरोप लगा दे कि ये हमको लूटने के लिए ये कर रहा था। क्यों? क्योंकि थोड़ा किसी समय उसके बाद में उत्तराधिकारी अगर थोड़े से बलवान हो जाए, कोई भी झूठा किस्सा कर दो। अंग्रेजों, डचों और पुर्तगालियों के पास 18वीं शताब्दी में कुछ ऐसा था ही नहीं जो लूटा जाता। ये स्वयं कंगले और भिखमंगे लोग थे। उनके अपने इतिहास में लिखा है, खाने को नहीं था। यहाँ से जब कुछ गया है धन, जिसको ये बहुत बड़ा कहते थे कि इंग्लैंड का जो टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो बंगाल के 3 जिलों की राजस्व की उगाही जो चोरी से ये ले गए उससे दुगना हो गया। तो कितना धन होगा? भारत में तो उस समय इससे 1000 गुना धन था। तो इंग्लैंड के लिए वो बहुत बड़ी लूट थी, भारत के लिए कुछ खुरचन थी। उससे ज्यादा धन तो पिछले 75 वर्षों में जितना अंग्रेज लूट के ले गए उससे बहुत ज्यादा कांग्रेस ने दे दिया विदेशियों को। आयात निर्यात की विनिमय दर की गड़बड़ी से, आयात निर्यात की गलत नीति, विनिमय दर में ऐसा समझौता करना कि जो $1 $1 के बराबर था वो आज $1 के बराबर 70 से लेकर 100 तक रुपया झूलता रहता है। ये तो भारत के शासकों के द्वारा विदेशों को धन देने के तरीके हैं। इतना धन अंग्रेज नहीं ले गए। भारत से जो भी धन अंग्रेज 90 वर्ष में ले गए उससे कई गुना धन 75 वर्ष में कांग्रेस ने तथा अन्य पार्टियों ने विदेशों को भारतीय धन, भारतीय सामान, भारतीय संपत्ति दे दी है। अगर कभी धर्मनिष्ठ और सत्यनिष्ठ शासन आया तो इसकी जांच करेगा। इसलिए इतनी हाय हाय की आवश्यकता नहीं है। 90 वर्ष वो आए, छल किया, आधे भारत में किसी तरह दांव पेच से, सामदान दंड भेद से प्रभावी रहे, और फिर जब पता चला कि ये तो गड़बड़ लोग हैं तो भगा दिए गए। तो इसको लेके इतना भी नहीं हीनता पालने की जरूरत है कि उनके लिखे झूठ को सच माना जाए। और जो हमारे धर्मनिष्ठ, तेजस्वी, सदाचारी, सत्पुरुष लोग हैं, आध्यात्मिक विभूतियां हैं, उनको ठग और डकैत कहा जाए। वो तो हमारे, उन्होंने तो जो उनका एक गुप्तचर विभाग है उसकी फाइल है जो मैंने स्वयं अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की प्रतीक गौ माता में लिखा और बताया है। उन्होंने तो दयानंद जी को भी ठग कहा है। उन्होंने तो अल्लाह स्वामी, उस समय के बहुत से स्वामी श्रेष्ठ सन्यासी हैं जो अंग्रेजों के विरोधी थे, उनको ठग और डकैत
ठगी एंड डकैती, फाइल का नाम ही है। हमारी पुस्तक में, अभी हमारी वो पुस्तक इस समय हमारे पास नहीं है, पुस्तक में उसका संदर्भ दिया है। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में खुफिया विभाग की ठगी और डकैती एक शाखा बनाई, उसकी फाइलों में सारे सन्यासियों के नाम। तो कान्होजी आंग्रे को भी वो ऐसे ही चित्रित करते हैं। उनके लिए तो हमारे बड़े बड़े स्वामी भी ठग डकैत हैं। और आजकल अंग्रेजों के चेले और विदेशियों के चेले भारत में हैं, तो वो यहाँ के हर महान सन्यासी को, हर महान स्वामी को कुछ भी कह देते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए आसाराम बापू पर कितने अभियोग लगा दिए गए, दूसरे लोगों पे जो वास्तव में दुराचारी हैं, राम रहीम जैसे लोग, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जो लोग भारत में सनातन धर्म के लिए काम करते हैं, उनके ऊपर तरह तरह के लांछन लगाए जाते हैं। कुछ नहीं तो स्वामी रामदेव जी को भी ठग कह दिया, व्यापारी कह दिया, जो इतना महान कार्य कर रहा है भारत के लोगों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके आहार के लिए, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। पहले भारत में जो परंपरा थी कि उसकी पूजा करते हैं ऐसी महान विभूतियों की, तो ऐसे अंग्रेजों, पुर्तगालियों और डचों के भारतीय शिष्य भारत में इस समय सोशल मीडिया से लेकर मुख्य मीडिया तक इतने प्रभावी हैं कि वो भारत के महान लोगों को तो ठग कहते हैं और वहां के ठगों और डकैतों को प्रामाणिक मानते हैं। अब इनका क्या कहा जाए। सच ये है कि कान्होजी आंग्रे एक महान नौसेनापति थे, जिन्होंने 40 वर्षों तक लगातार अपनी घुरब और गल्लीबाट के द्वारा समुद्र में एक आधिपत्य रखा, व्यापारियों को पूर्ण सुरक्षा दी, भारतीय व्यापारियों को सुरक्षा दी और पुर्तगीज, डच और अंग्रेज लुटेरों और डकैतों से भारत को बचाया और उनको बीच बीच में दंडित भी किया, लेकिन प्राणदंड नहीं दिए, वध नहीं किया, क्योंकि ये भारत की महान परंपरा थी। अब किसी को कोई आक्रोश दिखाना ही है तो ये कह सकते हैं कि साहब उनको समूल नष्ट कर देना चाहिए था। कभी अगली बार कोई भी पुर्तगीज दिखे, कोई भी डच दिखे, कोई भी अंग्रेज दिखे तो वहीं समुद्र में डुबो देना चाहिए था। तो ये भारत में परंपरा नहीं रही है। और इस समय तो यूरोप और अमेरिका भी कम से कम मुकदमे का नाटक करते हैं, कम से कम मानवाधिकार आदि की बात करते हैं। क्यों? दुनिया का अनुभव आ गया है। तो जो समाज अधिक परिपक्व होते हैं, जैसा भारतीय समाज पहले से परिपक्व था, वो इस भाषा में नहीं सोचता कि अगर उस इंग्लैंड से कोई लुटेरे आ गए तो सारे अंग्रेजों को लुटेरा कह दें। पुर्तगालियों के ठग और लुटेरे और डकैत आ गए तो सारे पुर्तगालियों को नहीं कहते। हम सबको मनुष्य की तरह देखते हैं। जो वहां का ठग है, लुटेरा है, उसको ठग कहेंगे, डकैत कहेंगे। सारे अंग्रेज ठग नहीं है, सारे अंग्रेज डकैत नहीं है, सारे अंग्रेज झूठे नहीं है, सारे अंग्रेज नीच और झूठ लिखने वाले नहीं है। वहां एक से एक सत्यनिष्ठ और सदाचारी लोग भी हैं। तो नीरक्षीर विवेक भारत की परंपरा रही है। तो मराठों में भी वही नीरक्षीर विवेक था। इसलिए जो डकैती कर रहा है उसको मारते थे। उस पर से ये नियम नहीं बनाते थे कि अब कोई भी पुर्तगीज समुद्र में दिखा, भले वो अपने को व्यापारी कह रहा है तो उसे मार देंगे, या कोई इंग्लैंड में कुछ कारोबार, इंग्लैंड का कोई यहाँ कारोबार कर रहा है तो प्रमाणित हो गया है कि ये बेईमानी का कारोबार करते हैं तो उसको मार ही दें, हत्या कर दें। ये भारत की परंपरा नहीं थी। और कोई भी परिपक्व और श्रेष्ठ समाज इस तरह से नहीं चलता। उसमें कई बार धोखा खा गए तो खा गए। आज जब से विकसित हो गए हैं पश्चिमी यूरोप और अमेरिका, तो वो भी तो धोखा खा रहे हैं। जिन मजहबी लोगों को शरण देते हैं, बाद में वो वहां बलात्कार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो क्या वो बेवकूफ हैं? नहीं, वो दुनिया के अनुभव से वो एक स्तर को, सभ्यता का एक स्तर प्राप्त कर लिया है, तो वो उस हिसाब से चलते हैं। फिर जब देखेंगे कि नहीं बहुत अति हो रही है तो उसका उपाय निकाल लेंगे। लेकिन अब कोई कल को वर्णन करने लगे, अरे ये तो फ्रांस और इंग्लैंड के जो विरोधी हैं वो कहने लगे ये क्या हमारा राष्ट्रपति है, क्या हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन मजहबी लोगों को शरण दे दी, ये तो हमारे यहाँ बलात्कार करते हैं। तो दुनिया के सभ्य समाज ऐसे नहीं सोचा करते। फ्रांस में या इंग्लैंड में भी इन मजहबी लोगों के विरुद्ध एक राष्ट्रीय सर्वानुमति बन रही है कि इनको ऐसे नियंत्रण में लाया जाए। हमें भी दुष्टों के प्रति सहानुभूति की आड़ नहीं लेनी चाहिए। अंग्रेजों और पुर्तगालियों और डचों की प्रशंसा नहीं करने लगनी चाहिए कि देखो उन्होंने तो शासन कर लिया, बड़े योग्य थे। नहीं, उनसे उनके गुण और दोष दोनों समझना चाहिए। बाद में 90 वर्ष तक उन्होंने बहुत ही एक स्तर की राजनीति भारत में की। भारत के विशेषकर हिंदुओं के या किसी के भी धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उससे ज्यादा हस्तक्षेप तो कांग्रेस ने 1947 के बाद शुरू किया है। 90 वर्ष तक सकुशल अंग्रेज भारत में, आधे भारत में इसीलिए रह सके
कि उन्होंने हिंदू धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। थोड़ा बहुत छल चालाकी की, थोड़ा मिशनरियों को बढ़ावा दिया, बड़े सूक्ष्म स्तर पर। उससे ज्यादा ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा तो कांग्रेस शासन ने दिया है, और अब भाजपा शासन भी कई जगह दे रहा है। तो गुण और दोष की शांति चित्त से विवेचना करनी चाहिए। हमने उस समय सारे पुर्तगीज, सारे डच, सारे अंग्रेजों को क्यों नहीं मार दिया है? इसलिए हमारे सेना नायक और हमारे सेनापति और हमारे नौसेनापति सम्माननीय नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने वही किया जो एक सभ्य और श्रेष्ठ समाज में होता है। दोषियों को दंडित किया, परंतु उनकी जाति से, उनके समाज से घृणा नहीं की। उसका कई बार भारत को नुकसान भी उठाना पड़ा, तो कोई बात नहीं। एक महान मूल्य के लिए, एक महान संस्कृति की रक्षा के लिए, परंपरा की रक्षा के लिए 90 वर्ष तक हमने काफी कष्ट उठाए, और उस कष्ट से आहत होकर अपने में दोष देखने लगना, और जो दूसरे बहुत गए गुजरे हमारी तुलना में तो अभी भी काफी दोषपूर्ण समाज हैं, उनमें गुण ही गुण देखना, इस हीनता से बचना चाहिए। कान्होजी आंग्रे को जो ये कहता है कि उसने अंग्रेजों को लूटा उन्होंने, अथवा पुर्तगालियों को लूटा, वो दंडनीय अपराधी है, झूठा है। सच तो ये है कि उन्होंने डकैतों से भारतीय व्यापारियों की रक्षा की और अपनी मराठा सेना की भी रक्षा की। सच ये है कि उस समय के पुर्तगीज और डच और अंग्रेज जितने भी समुद्र में दिखते थे, वो नौसैनिक थे ही नहीं, वो लुटेरे, ठग और डकैत थे। वो न तो इंग्लैंड के शासन की ओर से आए थे, 1857 के पहले कोई भी इंग्लैंड के शासन की ओर से नहीं भेजा गया था। ठीक है, वो पैसे के बल पर वहां नाइटहुड आदि पा जाते थे, लेकिन उन पर मुकदमे भी चले हैं। क्लाइव पर मुकदमा चला है, वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चला है। तो इस तरह पुर्तगीज, डच और अंग्रेज, इनमें से जो डकैत थे, जो दस्यु दल थे, जो लुटेरे थे, जो दुष्ट थे, उनको दंडित किया कान्होजी आंग्रे ने। इसलिए वो एक महान राष्ट्र के नायक हैं, नौसेना के नायक हैं। सब प्रकार से उनका शौर्य, उनका विवेक, उनकी बुद्धि, उनकी धर्मनिष्ठा और उनका सदाचार वंदनीय है। हमें कान्होजी आंग्रे पर गर्व है, और भारत को भी गर्व है। ऐसा नहीं है, भारत के जो हमारी जो सेना है उसने उनको काफी सम्मान दिया है। भारत शासन ने कान्होजी आंग्रे का स्मारक बना हुआ है जहां उनका देहांत हुआ। एक INS का नाम ही आंग्रे है ना। एक आंग्रे फोर्ट भी है, फिर एक बैंक भी है, आंगरिया बैंक, और अभी कुछ समय पहले उनके नाम से एक डाक टिकट भी जारी हुआ था 3 रुपए का। तो भारत शासन ने कई प्रकार से सरदार कान्होजी आंग्रे का भली भांति सम्मान किया है। आगे भी हम उनका सम्मान ही करते रहेंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि वस्तुतः उन्होंने भारत की रक्षा में और भारत की नौसेना को सशक्त बनाने में, सुदृढ़ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और 40 वर्ष तक उन्होंने एक ऐसी श्रेष्ठ नौसेना को अभेद्य रखा कि न तो कोई डच उनसे जीत पाया, न पुर्तगीज और न ही अंग्रेज। और पश्चिमी घाट का 800 किलोमीटर लंबा इलाका मुंबई से और करवीर तक एकदम सुरक्षित रहा, और इसीलिए वे सब प्रकार से सम्माननीय हैं। उनकी स्मृति में हम नमन करते हैं। जय शिवाजी, जय भवानी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो, छत्रपति शाहू जी महाराज की जय हो, छत्रपति संभाजी महाराज की जय हो, और कान्होजी आंग्रे की जय हो। जय शिवाजी, जय भवानी। बहुत सुंदर गुरु जी, आपने जो जय शिवाजी, जय भवानी और कान्होजी आंग्रे के बारे में, और खासतौर पर अंग्रेजों के बारे में जो आपने एक स्टेटमेंट एक तरीके से दिया है कि अंग्रेजों ने भारत को उतना नहीं लूटा जितना पिछले 75 साल में अपनी गलत नीतियों के कारण से जो परिवार सत्ता में रहा, जो पार्टी सत्ता में रही, उन्होंने जिस तरीके से भारत का धन बाहर भेज दिया गया। अगर अपने यहाँ पर अगर भी लगाया है, उस अगर का मतलब आज का शासन उस परिपाटी में नहीं आता किसी तरीके से, तो आगे आकर के या कोई भी मजबूरियां आज के शासन की रही हो या चल रही हैं, या आगे आकर के कुछ चीजें ठीक होंगी और उसकी जांच जब होगी तब हमें पता लगेगा कि अंग्रेजों का शासन कैसा था, और सन 47 से लेकर के 2014 तक का जो मूल शासन रहा है वो कैसा रहा है। इस बात को हमें जरा समझना पड़ेगा, और हमारे मूल व्यक्तित्व, चाहे वो कान्होजी आंग्रे हो,
चाहे बाजीराव पेशवा हो, ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी कथा, जिनकी गाथा हम लगातार आप तक लेकर के आ रहे हैं जम्मू टॉक्स के माध्यम से। आपको मालूम पड़ेगा कि असलियत में हमारे यहाँ कितना पराक्रम, कितना शौर्य, कितना विवेक, कितना ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन किसी न किसी तौर पे अपनी इस धरोहर से हम थोड़ा कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें हम पहचान नहीं पा रहे हैं। और उन्हीं पहचान के लिए, उसी जान पहचान को आगे बढ़ाने के लिए ये चैनल अपना काम कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है तो इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अपना इस अभियान में अपना समर्थन, अपना सहयोग, अपना धर्मांश जरूर प्रदान कीजिएगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कान्हो जी आंग्रे के बारे में नमस्कार। इतनी सुंदर नमस्कार। सूचना, इतना ज्ञानवर्धन करने के लिए। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। नमस्कार।